हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने फिजिक्स में UVM में अवतल और उत्तल के लिए संबंध पढ़ लिया था। अब आगे का टॉपिक हम लोग लेंगे रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो क्या है रेखीय आवर्धन। लीनियर मैग्निफिकेशन। इसे ये देखते हैं। तो रेखीय आवर्धन है क्या, इसकी परिभाषा देखते हैं। तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या बोलते हैं, इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को I से दर्शाते हैं और वस्तु की लंबाई O से दर्शाते हैं। तो परिभाषा हमारी क्या हो गई, रटना नहीं है, समझना है। प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से दर्शाते हैं। अब इसकी उपपत्ति है निगमन, वो देख लेते हैं। निगमन देखते हैं। ये हमारा दर्पण, अवतल दर्पण। ये पोल है, ये मुख्य अक्ष है और ये वक्रता केंद्र और ये मुख्य फोकस है। अब ये हमारी कोई वस्तु रखी है, यहाँ पर वस्तु रखी है O डैश। तो वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाइयाँ धनात्मक होती हैं, तो ये प्लस O ये हो जाएगा। अब कोई प्रकाश किरण, ये द्वारक है M1 M2। प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली और मान लेते हैं A बिंदु पर टकराई और टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली गई। अब दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और दर्पण से टकराने के B बिंदु पर टकराई, मान लेते हैं। दर्पण से टकराने के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। तो ये हो गया। अब एक प्रकाश किरण डालते हैं हम लोग। ये प्रकाश किरण, ये हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा I डैश। परंतु ये मुख्य अक्ष के नीचे है, तो नीचे की वैल्यू निगेटिव होती है। तो ये माइनस का I, इसकी दूरी क्या हो जाएगी -I। और ये किरण डालेंगे और ध्रुव से टकराने के पश्चात परावर्तक तल से टकराएगी और टकराने के पश्चात परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात ये वापस लौट जाएगी। अब इसमें देखते हैं दो त्रिभुज हमें ऐसे मिल रहे हैं। कौन कौन सा, ये त्रिभुज O डैश P, ये त्रिभुज, और I डैश P, ये त्रिभुज। इसमें ये और ये 90 अंश हो जाएगा और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। परावर्तन का नियम हम लोगों ने पढ़ा था। कोई प्रकाश किरण आती है और दर्पण परावर्तक तल से टकराने के पश्चात लौट जाती है, तो ये और ये कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। तो कौन कौन से त्रिभुज देखते हैं, समकोण त्रिभुज O डैश P, समरूप समकोण त्रिभुज I डैश P।
आई डैश पी, ये हो जाएगा। तो जब कोई समरूप त्रिभुज होते हैं तो लंब लंब के बटे और आधार आधार के बटे होता है। क्या हो जाएगा, ओ ओ ओ डैश बटे आई आई डैश बराबर ओ पी बटे आई पी। तो क्या हो जाएगा, ओ पी बटे आई पी। या इसको देखते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, या इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, आई आई डैश बटे ओ डैश बराबर आई पी बटे ओ पी। अब इसमें हम लोग वैल्यू रख देते हैं। तो आई आई डैश की वैल्यू देखते हैं, माइनस का आई, ओ डैश प्लस का ओ, तो ओ बराबर आई पी। अब यहाँ से दूरी देखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v से दर्शाते हैं और वस्तु तक की दूरी को u से। और ये दर्पण के बाईं ओर दूरियां हैं तो निगेटिव होंगी। तो क्या, पी आई की वैल्यू माइनस का v हो जाएगी और ओ पी यू, और बाईं ओर है तो माइनस का u, ये हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का आई बटे ओ बराबर v बटे u, ये आ जाएगा। अब ये माइनस इधर चला जाएगा, तो आई बटे ओ बराबर माइनस का v बटे u, ये हमारा प्राप्त हुआ। अब क्या देखते हैं, रेखीय आवर्धन के परिभाषा से, रेखीय आवर्धन की परिभाषा से क्या है रेखीय आवर्धन की परिभाषा, यम बराबर आई बटे ओ, और आई बटे ओ किसके बराबर है, माइनस वी बटे यू के, तो माइनस वी बटे यू। तो ये हमारा निगमन हो गया। तो अब देखते हैं, ये अवतल दर्पण के लिए ये आया, यम बराबर आई बटे ओ बराबर माइनस वी बटे यू। यही उत्तल दर्पण के लिए भी रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है। अब देखते हैं, नोट है नीचे, नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2। तो नोट क्या है, वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यम जो होता है रेखीय आवर्धन वो ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। और आभासी प्रतिबिंबों के लिए, आभासी प्रतिबिंबों के लिए जो यम होता है वो धनात्मक होता है। तो दोस्तों इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। देख लीजिए, ये हमारा रेखीय आवर्धन है और ये निगमन और उत्तल दर्पण के लिए भी यही होगा रेखीय आवर्धन का सूत्र, और वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए यम ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंबों के लिए यम धनात्मक होता है। अब ये हो गया रेखीय आवर्धन। अब इसके आगे हम लोग एक टॉपिक समाप्त कर चुके, प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। देखिए दोस्तों, जो समझाया जा रहा है, जिसको भी कहीं पर भी थोड़ा सा डाउट हो तो हम लोगों को कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि हम लोग अगली वीडियो में आपके लिए वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर सकें। तो समझते जाइए
आगे देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन समाप्त हो गया। अब प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो देखते हैं, ये कोई अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ है, ये हमारा अपवर्तक पृष्ठ है। यहाँ से हमारी प्रकाश किरण ए बिंदु से हमारी प्रकाश किरण चली, ये हमारी आपतित किरण होगी, आपतित किरण, और ये हमारा अभिलंब mn, ये क्या है, ये हमारा अभिलंब है, और ये हमारा आपतन बिंदु, ये हमारा विरल माध्यम है, विरल माध्यम N1, और ये हमारा दूसरा माध्यम सघन माध्यम है, सघन माध्यम N2। तो क्या प्रकाश को जब कोई आपतित किरण अपवर्तक पृष्ठ पर टकराएगी तो टकराने के पश्चात ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ये हमारी अपवर्तित किरण होगी, और ये हमारा आपतन कोण होगा, आपतन कोण, आपतन कोण, और ये हमारा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। तो ये हमारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन की डेफिनेशन देख लेते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या उससे दूर हट जाती है। तो दूर कब हटेगी और झुकेगी कब? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो क्या होगा, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, वो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब आगे देखते हैं अपवर्तन का नियम, अपवर्तन के नियम की ओर चलते हैं। अपवर्तन के नियम। तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण हमारी थी, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या कहेंगे? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होंगे। ये हमारा पहला नियम है। अब देखते हैं दूसरा नियम। तो दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण की ज्या और एक निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए, क्या आपतन कोण की ज्या और एक निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? और इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या होता है?
आपतन कोण की ज्या तथा एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक कांस्टेंट होता है और इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। दोस्तों इसे ही स्नेल का नियम बोलते हैं। क्या? इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम कहते हैं। तो ये हमारे अपवर्तन के दो नियम हो गए। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे स्नेल का व्यापक रूप। तो क्या है स्नेल का व्यापक रूप। तो स्नेल का व्यापक रूप क्या है? अपवर्तन में आवृत्ति समान रहती है, परंतु पहले माध्यम में से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण में तरंग दैर्घ्य और जो वेग होता है वो बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा स्नेल का व्यापक रूप? साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1 बराबर v1 बटे v2 बराबर लेमडा 1 बटे लेमडा 2। ये हमारा स्नेल का व्यापक सूत्र होता है। तो इसे देख लेते हैं। साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1 v1 बटे v2 और लेमडा 1 बटे लेमडा 2। तो ये देखिए हमारा पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वेग और तरंगदैर्घ्य बदल गए और आवृत्ति वही समान रहती है। अब इसके बाद नोट है, नोट में देखते हैं। पहला, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग प्रकाश का वेग v। तो किसी माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो v बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में अपवर्तनांक प्रकाश की चाल को c से और अपवर्तनांक n। तो ये हमारा किसी माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा? v बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में अपवर्तनांक। तो v अनुक्रमणानुपाती 1/n हो जाएगा। इसे v1 बटे v2 बराबर n2 बटे n1 ये होता है। यहाँ पे हम लोग ने पढ़ लिया n2 बटे n1 बराबर v1 बटे v2, यही है। अब दूसरा नियम, तो दूसरा नियम देखते हैं। पहला नोट हो गया। अब दूसरा नोट नंबर सेकंड। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग क्या होगी? पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य
बटे पहला माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बटे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जी। क्या होता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम में तरंग दैर्घ्य क्या होती है, λ2 बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बटे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो क्या हो जाए, λ2 पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य λ1 बटे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2। ये तो इसे इस साइड आ जाएगा, λ2 बटे λ1 बराबर ये 1n2 है तो n2 बटे n1। तो ये हमारा प्राप्त होगा। अब इसके आगे तीसरा, यदि आपतन अभिलंबवत है। क्या, जब आपतन अभिलंबवत है तो प्रकाश किरण बिना विचलित हुए आगे निकल जाती है और वेग नहीं बदलता है। अब इसके आगे हम अगला टॉपिक देखते हैं। अपवर्तनांक। अपवर्तनांक तो अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है या दो प्रकार का होता है पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक। ये होता है। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक है क्या, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल c और माध्यम में प्रकाश के चाल को माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, v जी। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये हमारा पहला डिफिनीशन हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब हम देखते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष अपवर्तनांक की ओर चलेंगे। दूसरा नियम क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। तो इसकी डिफिनीशन है क्या, जब कोई प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया। तो अपवर्तनांक हमारा एक विमाहीन राशि होती है। क्या, अपवर्तनांक विमाहीन राशि होती है। तो इस प्रकार से हमारा अपवर्तनांक टॉपिक खत्म हुआ। अब आगे देखते हैं अपवर्तनांक की निर्भरता। अपवर्तनांक की निर्भरता
तो अपवर्तनांक की निर्भरता क्या है, तो किस किस पर ये निर्भर करता है अपवर्तनांक। तो पहला क्या है, माध्यम की प्रकृति पर। किस में निर्भर करेगा, माध्यम की प्रकृति पर। दूसरा, माध्यम के ताप पर। दूसरा बिंदु माध्यम के ताप पर निर्भर करेगा। तीसरा, माध्यम के घनत्व पर। घनत्व डी, तो क्या होता है, यन अनुक्रमणानुपाती डी, और इसमें क्या होता है, यन अनुक्रमणानुपाती 1/t, इस प्रकार से निर्भर करता है। अब चौथा, माध्यम के भौतिक अवस्था पर। ये चौथा बिंदु है, माध्यम के भौतिक अवस्था पर। पांचवा है आपतित किरण की तरंग दैर्घ्य लैम्डा या रंग पर। तो ये अपवर्तनांक की निर्भरता होती है, किन किन बिंदुओं पर निर्भर करती है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगी, माध्यम के ताप पर निर्भर करेगी, माध्यम के घनत्व पर, माध्यम की भौतिक अवस्था पर, और आपतित किरण की तरंगदैर्घ्य या रंग पर। तो ये अपवर्तनांक की निर्भरता है। अब आगे देख लेते हैं कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक क्या क्या होते हैं। अपवर्तनांक कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक। तो पहला, वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, 1.00292 होता है, पर ये लगभग में 1, इसका अपवर्तनांक 1 लिखा जाता है। दूसरा, बर्फ का अपवर्तनांक 1.31। तीसरा पॉइंट क्या है, जल। तो जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। चौथा, ईथर का अपवर्तनांक 1.35 होता है। पांचवा, एल्कोहल। तो एल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 होता है। अब छठवां, मिट्टी का तेल, इसे कैरोसिन बोलते हैं, इसका अपवर्तनांक 1.37 होता है, 1.41 होता है। मिट्टी का तेल का अपवर्तनांक 1.41 होता है। अब तारपीन का तेल, इसका अपवर्तनांक 1.43 होता है। अब कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका अपवर्तनांक 1.46 होता है। अब इसके आगे इधर देखते हैं, इसमें देख लेते हैं ग्लिसरीन।
ग्लिसरीन का अपवर्तनांक 1.47 होता है। ग्लिसरीन का अपवर्तनांक इतना होता है। और बेंजीन, अगला पॉइंट, बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50 होता है। अब इसके आगे कांच, तो क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है। अब इसके आगे कनाडा बाल्सम, तो कनाडा बाल्सम का अपवर्तनांक 1.53 होता है। अब इसके आगे नमक, तो नमक का अपवर्तनांक 1.54 होता है। अब चीनी का अपवर्तनांक 1.56 होता है। अब अगला क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड तो इसका अपवर्तनांक 1.63 होता है। अब अगला फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक 1.65 होता है। यहाँ पे देखते हैं क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 और यहाँ पे फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक 1.65 होता है। अगला देख लेते हैं हीरा, तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक हैं, इन्हें देख लीजिए और नोट कर लीजिए। तो जिन लोगों को कुछ भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो में हम उसे क्लियर कर सकें। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि इस उत्तम ज्ञान पॉइंट चैनल जो है, इसके माध्यम से हम लोग आपके लिए फिजिक्स, इंग्लिश और जीएस क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि जैसा कि फिजिक्स और इंग्लिश की क्लासें आप लोगों को डेली प्राप्त हो रही हैं और जल्द ही हम लोग आपके लिए जीएस क्लास लेकर आएंगे। तो जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट और लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।